नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। से शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सिलकारा टनल को लेकर अपडेट आप देख लीजिए, क्योंकि सिलकारा टनल में पाइप में फंसे हुए ऑगर मशीन के ब्लेड एवं सॉफ्ट को यहां काटकर बाहर निकाल दिया गया है। और सचिव उत्तराखंड शासन जो कि डॉक्टर नीरज खैरवाल हैं, उन्होंने बताया कि ऑगर मशीन बिट बाहर निकाले जाने के उपरांत ही आगे की जो मॉनिटरिंग है वो शुरू कर दी गई है और माइनिंग का काम भी मैनुअल रूप से किया जाएगा, और जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि इसके लिए लेजर कटर एवं प्लाज्मा कटर को भी मंगवाया गया है, जो कि यहां सिलकारा पहुंच चुका है। और उन्होंने बताया कि अब 13 मीटर के जो हिस्से हैं वहां से पूरी तरह से आप देखिए टनल में किस तरह से सुरंग की जाएगी, हिस्से को निकाला जाना बाकी रह गया है। उन्होंने बताया कि अंदर फंसे हुए सभी श्रमिक सकुशल हैं, सभी श्रमिक हिम्मत बनाए हुए हैं। श्रमिकों से संवाद के साथ साथ बीएसएनएल की मदद से अतिरिक्त कम्युनिकेशन सेटअप तैयार किया गया है। श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं अन्य आवश्यक सामग्री मौजूद है। फंसे हुए जितने भी श्रमिक हैं उन श्रमिकों का नियंत्रण डॉक्टरों से संवाद करवाया जा रहा है और साथ ही मनोचिकित्सकों से भी निरंतर परामर्श करवाया जा रहा है। अपर सचिव सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं एमडी और NHIDCL महमूद अहमद ने बताया कि यहां ड्रिफ्ट लगाने के बाद आप देखिए किस तरह से काम होगा। ड्रिफ्ट टनल बनाने के विकल्प पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है। ड्रिफ्ट टनल का डिजाइन तय कर फ्रेम के यहां फैब्रिकेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। और THDC ने भी यहां आप देखिए किस तरह से बड़कोट साइड से टनल का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक 4 ब्लास्ट कर 10 मीटर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और ब्लास्टिंग में विशेष सावधानी बरती जा रही है। जब अंदर डाला गया था उसके अंदर पाइप के अंदर 700 जो 800 mm का है, तो आगे जा करके स्टकअप हो गया तो निकल नहीं पाया। जब टूट गया तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी। उस 15 मीटर के बाद में क्योंकि उसका जो ओगर का पार्ट है वेल्ड भी किया गया, उसके अंदर वेल्डिंग के लिए भी जो नॉर्मल वेल्डिंग की जगह एक MIG टेक्नोलॉजी होती है उसका भी इस्तेमाल किया गया। सारी चीज़ें करके देखी गई, परंतु वो उसके बाहर नहीं निकला। जब वो बाहर नहीं निकल रहा था तो उसके अंदर फिर अल्टरनेट के तौर पे एक और सॉल्यूशन उसमें किया गया कि जो ओगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए, और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए, और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। उसके 2 काम थे, एक तो पुश करना और एक ओगरिंग करना। जो अंदर से काटता है तो ओगर निकाल देगा तो पुश वाला काम फिर भी मशीन से हो सकता है, तो देन दे विल ट्राई विद इट। अगर वो कहीं हर्डल फिर भी आती है कि पुश नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो मैनुअली आदमी देख लेंगे तो रास्ता क्लियर कर देंगे। वो जितना टाइम लेते हैं, हो सकता है कोई हर्डल आ गई, अदरवाइज स्पीड से भी काम हो सकता है। कोई हर्डल आ गई उसको काटने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो दैट डजंट नोबडी कैन स्पेसिफाई कि कितना टाइम, कितने स्पीड, कितना मीटर पर आवर, इट कांट बी स्पेसिफाइड। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता। पाइप पुश होगा, हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा, हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप उसके अंदर जैक डाल करके वो दे हैव द टेक्नोलॉजी। जो सारे लोग आपको पता है, अब तो वी हैव द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, आल्सो फ्रॉम द अब्रोड, बाहर से भी लोग आए हुए। देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूँगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट्स से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब, 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूँ, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे भी उसने बढ़ लिया, 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है।
आप लोगों को ध्यान होगा वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए, हमारा ये है। वैसे एक मशीन 40-45 मीटर ही ड्रिलिंग कर पाएगी, दूसरी मशीन भी आ चुकी है जिसकी हायर कैपेसिटी है, और 40 मीटर के बाद वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा, शायद मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां लगातार मजदूरों को निकालने का काम कर रही हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही सभी मजदूर भाइयों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। वहीं 5 राज्यों में हो रही विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा सभी 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है और इसी लक्ष्य को निर्धारित कर भाजपा काम कर रही है। हम सभी 5 राज्यों में मजबूत सरकार बनाएंगे, हमें किसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। ये बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री की अजय भट्ट की बेटी की शादी समारोह के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे। मंत्री जी, इसके अलावा टनल में कई लोग हमारे फंसे हैं, 14 दिन के आसपास हो गए, अभी भी नहीं निकल पा रहे। कितनी उम्मीद है? नहीं, और कब तक निकलने की है? हमारी पूरी सरकार ही नहीं, सारा देश चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं सर, और उसकी निगरानी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय टनल की खुदाई का, उसकी समीक्षा भी। सर, 5 राज्यों के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या उम्मीद है 3 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे भाजपा कितने राज्यों में सरकार बनाने जा रही है? नहीं, हमारा लक्ष्य तो ये है कि 5 के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, और यही लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर दूसरे दलों की जरूरत पड़े तो क्या गठबंधन? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में मजदूरों को फंसे यहां 15 दिनों से भी ऊपर का समय हो गया है। आज 16वां दिन शुरू हो चुका है, तो मजदूरों को रेस्क्यू करने में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। 41 लोगों की जिंदगी और मौत से आप देखिए किस तरह से ये लोग लड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में हल्द्वानी पहुंचे हुए मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कहा कि यहां मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस सफलता पर काम कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। मौके पर सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है, लेकिन टेक्निकल कारणों के चलते एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। सिलक्यारा यहां पौलगांव बड़कोट सुरंग निर्माण करने के लिए यहां पूरी तरह से स्थानीय देवता बोखनाग देवता की अनदेखी करना कार्यदायी संस्था को भारी पड़ा है और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सुरंग ढहने का कारण देवता का प्रकोप है। तो हादसा होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सुरंग ढहने के पीछे स्थानीय देवता बाबा बोखनाग का प्रकोप है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा था और इसी के लिए सुरंग बनाई जा रही थी। सुरंग बनाते समय बाबा बोखनाग का दोनों तरफ मंदिर बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन कार्यदायी संस्था ने मंदिर नहीं बनाया। जो छोटा टीन का मंदिर बनाया गया है उसे भी स्थायी नहीं रखा गया। इस मंदिर को लेकर स्थानीय नागरिकों की आस्था को ठेस पहुंची है। ग्रामीणों का मानना है कि जब तक देवता को शांत नहीं किया जाता बचाव अभियान सफल नहीं हो सकेंगे। इस बात को समझकर बचाव अभियान में संस्था के लोगों ने यहां 15वें दिन प्राचीन मूलथान मंदिर भाटिया गांव में आकर बाबा बोखनाग की पूजा अर्चना की है और बाबा बोखनाग का आशीर्वाद लिया ताकि सुरंग में फंसे हुए मजदूरों की जान बचाई जा सके, जिसमें देवता के पशुओं ने यहां देववंश में 3 दिन के भीतर सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने का आशीर्वाद दिया।
आप बौक दफ्तर के मूल स्थान पे आए हैं, क्या नाम है यार? सर मेरा नाम राजेश पवार है। मैं इस परियोजना जो चल रही है उससे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो 41 आदमी जो सुरंग में फंसे हुए हैं, पूरी कंपनी सारी जो है देश के सभी लोग उसमें लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बाद जब हमें पता चला है कि ये बाबा बौखनाथ की धरती है और उनके आगे के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर उनके जो है पौराणिक मंदिर में आए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आपके सभी आदमी सुरक्षित बाहर आएंगे। और उन्होंने समय भी दिया है, 3 दिन का समय उन्होंने निर्धारित किया है कि आप निश्चिंत रहिए, आप में जाइए, अपना कार्य कीजिए, बाकी मैं हूँ। धन्यवाद। जय बाबा बौखनाथ, जय श्री नागराजा। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है बाबा बौखनाथ के दरबार में। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बाबा बौखनाथ की धरती है, यहाँ पे बाबा बौखनाथ के आज्ञा के अनुसार काम होना चाहिए। बाकी ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल, आज निश्चित रूप से आज हम जो हैं हम तो कब से ही वहाँ पर भी हमने शुरू में प्रयास किया था और आज 15 दिन होने जा रहे हैं यहाँ थान पर आने का। इसलिए हमारा विशेष ये है कि चलो वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान बौखनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बार हमने सोचा कि आज हम थान पे जाते हैं, वहाँ पर थान पर जाकर के देवता के स्थान पे जाकर देवता को पूछते हैं। तो आज देवता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है और हमें विश्वास है, क्योंकि आस्था बड़ी होती है, तो मुझे विश्वास है कि जो देवता ने आज हमें आशीर्वाद दिया है निश्चित रूप से वो 2-3 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि थान से हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा बौखनाथ जो है ये उत्तराखंड की धरती है और हमारा तो कुल देवता है। और मतलब उस घाटी में, उस घाटी की उत्पत्ति बाबा बौखनाथ की हुई है, उस घाटी में ही पैदा हुआ है। बाबा बौखनाथ की जो उत्पत्ति हुई है वो कपनोल की है और इसलिए वो पूरी घाटी जो है बाबा बौखनाथ के नाम से जानी जाती है। इसलिए बाबा बौखनाथ का आशीर्वाद लेके ही वो काम शुरू होना चाहिए था, लिया जाए। हम तो ये चाहेंगे कि मतलब वो खतरे की जो घंटी है, मतलब 41 जो लोग हैं वो जो है मतलब सकुशल बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद से। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी जिलों में अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने और घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। विभाग ने 3500 मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना जताई। हरिद्वार व उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने की संभावना बताई गई है और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिले में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि सिलकारा टनल के अंदर भी काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की है तो आप समझिए कि किस तरह से काम में भी बाधा आ सकती है। इसी पर जानकारी लेंगे, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, एक तरफ मौसम विभाग की चेतावनी है और दूसरी तरफ सिलकारा टनल का काम है, किस तरह से कमर कस ली गई है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, ऐसा देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पे कहा है कि पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि पहाड़ी जिलों में अगले 3 दिन जो बारिश और बर्फबारी है उसका येलो अलर्ट है। और जबकि मैदानी क्षेत्रों की यदि बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने और घना कोहरा छाने का भी अनुमान जताया है। लेकिन वही देखिएगा कि सुबह से ही जो मैदानी क्षेत्र है उनमें लगातार जो देखा जाए तो धूप के दर्शन अभी तक सूर्य देव के कोई दर्शन नहीं हो पाए हैं और लगातार जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। और जिस तरह से देखा जाए कि सिलक्यारा टनल की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम उसमें बाधा बन सकता है रेस्क्यू अभियान में, क्योंकि लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है और 41 लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की बाधाएं लगातार वहां आ रही है उससे कहीं ना कहीं देरी मजदूरों को निकालने में हो रही है। और लगातार देखिएगा कि यदि मौसम बिगड़ता है, क्योंकि 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है, और यदि ऐसे में मौसम बिगड़ता है तो लाजमी है कि रेस्क्यू अभियान में बाधा जरूर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन उस बीच में धनराज, जिस तरह से एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि 100 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे काम को निपटा लिया जाएगा। 4 दिन का समय उनकी तरफ से मांगा गया है, लेकिन इन 4 दिनों में लगातार बारिश है, बर्फबारी है, तो किस तरह से वो काम रहेगा फिर?
बिल्कुल ऐसा देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि भले ही एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हो कि 4 दिन के अंदर उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो 15 दिन के लगभग हो चुके हैं और अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया है। और लगातार जो रेस्क्यू टीम है वहां पर कार्य जारी है रेस्क्यू का, लेकिन बड़े बड़े दावे भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम की तरफ से आ रहे हैं कि 2 घंटे में निकाल लिया जाएगा, 4 घंटे में निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी तक देखा जाए तो 15 दिन हो गए हैं और रेस्क्यू टीम के हाथ खाली है, क्योंकि अभी तक जो लगातार 5 बिंदुओं पर जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य तो जारी है, लेकिन जिस तरह की बाधाएं मशीनों के सामने आ रही हैं, मशीनें खराब हो जा रही हैं, कभी ब्लेड टूट जा रहा है और एक्सपर्टों को दिल्ली से बुलाया गया, वो मशीनों को ठीक करने में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सारा समय है वो मशीनों को ठीक करने में ही निकल गया। लेकिन अभी तक जो मजदूर हैं 41, वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कवायद जो है तेज जरूर की गई है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो रेस्क्यू टीम के हाथ बिल्कुल खाली है। साथ साथ एक और नई पहेली भी सामने आई है कि बाबा बौखनाक का मंदिर था, वहां पर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उस स्थान को नहीं बनाया गया। अब वहां पर माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं, फिर आगे काम को शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं अब निकलकर सामने आने लगी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जहां पर सुरंग बन रही है वहां पर पहले से ही एक मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ने के बाद ही ये सुरंग का कार्य शुरू किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए कि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हादसा भी हो सकता था कि उन 41 लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत यह है कि वो अभी तक सुरक्षित है। और यदि अब देखा जाए तो जो मंदिर है वो दोबारा से स्थापित किया गया है और वहां पर पूजा अर्चना भी की जा रही है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो मजदूरों के परिजन हैं वो भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही जो मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी कामना की है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तो इस तरीके से देखिएगा कि जो मंदिर है वो दोबारा से स्थापित किया गया है और अब सबका कहा जा जी सब काम जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं बाधा बनेगा और उस पर अब देखना ही होगा कि प्रशासन की तरफ से किस तरह से कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखना ही होगा कि जिस तरह से जितने भी एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए वो कह रहे हैं कि 100 घंटे के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा और 4 दिनों के भीतर यहाँ मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। क्या वाकई में ये काम सफल हो पाएगा या नहीं, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। आगे बढ़ जाते हैं। सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका ने देहरादून की तिब्बती मार्केट का ही दौरा किया है और इस दौरान सीईओ स्मार्ट सिटी द्वारा स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून की द्वारा यहाँ तिब्बतन मार्केट के ठीक सामने करवाए जा रहे सौंदर्यीकरण के प्रस्तावित कार्य का निरीक्षण किया है। बताते चलें कि सौंदर्यीकरण के कार्य के साथ साथ यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए बेंच आदि लगवाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर पूरी तरह से कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने मैदान में कोने में भी किस तरह से काम हो रहा है वो आपके सामने है, क्योंकि कोने को भी विकसित करवाया जा रहा है। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में नई स्क्रैप पॉलिसी शुरू हो चुकी है। अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए नए वाहनों की खरीद पर टैक्स में अब छूट मिल सकेगी। आरटीओ परिवर्तन शैलेश त्रिवेदी ने ये बता दिया है कि यहाँ पर रुड़की में 2 स्क्रैप सेंटर हैं जहां से गाड़ियां स्क्रैप कराई जा सकती हैं। देहरादून में भी आवेदन आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि देहरादून का स्क्रैप सेंटर फिलहाल निर्माणाधीन है, जिसके निर्माण का कार्यकाल जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया है कि वैसे डीलर जो पुरानी गाड़ियों का सेल परचेज में का काम करते हैं उनको आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उनको परिवहन विभाग से सेल परचेज के डीलरशिप के लिए एक लाइसेंस लेना आवश्यक है। लाइसेंस की कुछ प्रक्रिया है, फॉर्म भरना होता है, जीएसटी में फर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, यहाँ का एड्रेस होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी मनी भी जमा होता है। ठीक, फीस भी लगती है इसमें। इसके बाद उनको जारी कर दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई, कई लोगों ने ले भी लिया है अपना जो लाइसेंस होता है डीलरशिप का, वो उन्होंने आरटीओ ऑफिस से प्राप्त भी कर लिया है। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट प्रकरण में मुख्य अभियुक्त अभिषेक से पूछताछ में पुलिस को घटना के लिए चोरी के वाहन उपलब्ध कराने वाले गैंग के संबंध में जानकारी मिली है और इस जानकारी के बाद गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार अन्य प्रांतों में दबिश दी जा रही थी और पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों को उपलब्ध कराने वाले एक अभियुक्त अकबर को फयाजनगर जिला अमरोहा से गिरफ्तार कर लिया गया।
मामले में जो पूर्व 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे उसमें एक अभियुक्त अभिषेक जो है जो मेन इसमें घटना में शामिल था और ज्वेलरी शॉप में आकर पूरी लूटपाट की घटना को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। इसमें जो पूरे गैंग की तहत जब गए तो उसे पता चला कि जो गैंग को मास्टरमाइंड ऑपरेट कर रहे हैं वो लगातार अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग लोगों को हायर करते हैं और इसी तरह से इन्होंने अमरोहा में भी गैंग को हायर किया था जिससे ये वाहन चोरी के यहाँ पर डिलीवर किए गए जिससे घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल और एक आर्टिका कार थी जो विभिन्न स्थानों पर नजीराबाद और अन्य जगह देहरादून में अलग अलग गैंग के मेंबर अकबर द्वारा जो है जो अमरोहा का रहने वाला है उसके द्वारा यहाँ पर भेजी गई थी। और इसमें जो मेन कड़ियों को जोड़ने के लिए सुजीत नाम के लड़के का है नाम जो इस तरह की गाड़ियों को मुहैया कराने के इस गैंग के संपर्क में था। काफी सारी जानकारी हमें मिल चुकी है इस बारे में, गैंग के मोडस ऑपरेंडी के बारे में, और जहाँ जहाँ घटना लूट की हुई थी या चोरी की हुई थी वहाँ के संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है कि वह इस पर अपने आगे की विधिक कार्रवाई भी करें। बाकी हमारी टीमें लगी, जो अन्य 4 अभी फरार है उनके लिए हमारी टीमें लगातार निरंतर प्रयास कर रही हैं। विकासनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम डोमेट हुई फायरिंग की घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति बघेल सिंह की मौके पर मौत हो गई जबकि अन्य युवक फायरिंग की वजह से घायल हो गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर इस घटना को अंजाम देने वाले 4 जो अभियुक्त हैं फरार चल रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपियों पर पुलिस द्वारा यहाँ 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और पकड़े गए अभियुक्त में 2 मेरठ 2 विकासनगर में बताए जा रहे हैं और गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1 पिस्टल, 5 राउंड, 2 बुलेट और 1 खोखा कारतूस, 1 कार और 1 स्कूटी बरामद की गई है। हवाई फायर किया गया जिससे वहां पर खेतों से काम करके लौट रहे श्री बघेल सिंह जी है जो आ रहे थे वहां पर और उनके द्वारा इस तरह की घटना होते देखकर उसमें उनको रोकने का प्रयास भी किया गया और साथ ही साथ इस चीज़ों के बारे में वहाँ पर जो झगड़ा हुआ उसके बाद जो है मौके पर उनको गोली मारकर ये अभी भागने लगे, जिस पर एक लड़के को भी उन्होंने गोली मार दी चूंकि उसने उसको रोकने का अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया। भागते हुए वो अपनी गाड़ी छोड़ गए चूंकि ग्रामीणों द्वारा पथराव कर दिया गया था वहाँ पर, तो अपनी गाड़ी छोड़कर और वो वहाँ से स्कूटी छीनकर भाग गए थे। क्योंकि सूचना में सिर्फ हमारे पास एक स्कूटी का नंबर जो छीना गया था तत्काल सभी जगह चेकिंग का अभियान चलाया गया तो शायद करीब पता चला कि कालसी क्षेत्र में सुनसान जगह पर एक बार स्कूटी बरामद हुई। तो इससे ऐसा प्रतीत हुआ था कि बदमाश कहीं ना कहीं प्राइवेट वाहनों से या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भाग सकते हैं। लगातार निरंतर चेकिंग होने के कारण कल उनको देर साय जो है 2 व्यक्तियों को उसमें गिरफ्तार किया गया जो मौके पर थे। इसमें इनके नाम पुनीत और शुभम है और जो मेरठ के रहने वाले हैं और इस घटना को कारित करने आए थे। इनसे जो है वेपन भी बरामद होगा। एक जो इनका साथी था नीटू वो मौके से फरार हो गया है, बाकी उसकी समझ जानकारी मिल रही है। पूरा मामले में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसमें 2 लड़के थे रोहित और राहुल थे आपस में रिश्तेदार भी हैं और रोहित के पिताजी के नाम बहुत पुराने नाम से जमीन चली आ रही थी और ये प्लान था कि कहीं मौके पर धमका कर हम उसमें कुछ पैसे हट लें या उस जमीन को फिर से अपने पास ले लें और इन्होंने इस तरह का अज्ञात लोगों को बुलाकर ऐसे धमकी देने का प्रयास किया जिससे कि वह क्योंकि पिताजी के नाम जमीन है वो उनके पास आ जाए। इस संबंध में कहीं भी कोई जमीनी विवाद की सूचना पूर्व में न पुलिस को थी, न ही जो पीड़ित परिवार है उन जिनकी डेथ हुई है वो कहीं से भी जमीन प्रॉपर्टी में कहीं से रिलेटेड नहीं थे। साथ ही साथ जिन महिला के घर पे जो गए थे उनका भी कहना है कि कहीं से भी कोई जमीनी विवाद की कोई बात पहले से नहीं है और गाँव में पहले चीजें सेटल हो चुकी है। लेकिन जिस तरह की अप्रत्याशित और सनसनीखेज घटना हुई उसमें 2 की गिरफ्तारी के बाद तीसरे पर इसमें 25,000 का इनाम जो फरार चल रहा है उसके ऊपर किया गया, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम है। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने ही यहाँ दिशा निर्देश में किस तरह से आप देखिए दे दिए हैं और अपने दिशा निर्देश में लश्कर कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान भी चला रही है और साथ ही इस अभियान की लश्कर पुलिस लगातार छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब बनाने के एक ठिकाने पर छापेमारी की है और कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पुलिस की छापेमारी के दौरान आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने मौके पर 25 लीटर तैयार अवैध कच्ची शराब और 200 लीटर लहन बरामद कर लिया है और सारे उपकरणों को आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सामने रखा गया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।